जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि बच्चों भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जीके जीएस अगर आपका अच्छा है तो आपका हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि बच्चे कहाँ फंसते हैं, जीके जीएस में फंसते हैं। मैथ रीजनिंग सभी बच्चे कर लेते हैं बच्चों, लेकिन जीके जीएस बच्चे से नहीं हो पाता है। तो आपके बेहतर तैयारी के लिए आपके सामने मिथिलेश सर लेकर के आ चुके हैं जीके जीएस का शानदार कक्षा, जो कि डेली बच्चों आप लोगों का क्लास चलता है। आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए बच्चों। क्लास को जितने भी बच्चे करेंगे वो पूरा करेंगे। क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि बच्चों पूरा क्लास करने के बाद जो मैं बताता हूँ वो सारे प्रश्नों पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा। बच्चों, जो नहीं आता आपको आता है उसे नोट डाउन करते चलेंगे सभी बच्चे। सेशन जिन बच्चों को अच्छा लगेगा दोस्तों वो लाइक करेंगे, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास साथियों शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का इस सेशन का पहला प्रश्न है। प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए बच्चों। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन सा राजा है बच्चों जिसको नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है, आप बताइएगा। राणा बहादुर शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, या महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, बताइएगा। तो मेरे दोस्त, जो पृथ्वी नारायण शाह जी हैं, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है ना, वही राइट आंसर है दोस्तों। पृथ्वी नारायण शाह नेपाल राज्य का संस्थापक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। हर एक प्रश्न पे बच्चों, हर एक पहलू पे चर्चा करूंगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है। प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था, बताइएगा बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्त? 1600 ईस्वी में स्थापना की अगर बात किया जाए तो। कि सर बताइएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में बच्चों। कब? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को। क्या दोस्तों 31 दिसंबर से ही था? अरे यार 1700 ईस्वी कर देते। ठीक है दोस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में आप लोगों ने तो जान लिया। ईस्ट इंडिया बच्चों एक्ट कब आया था? तो ईस्ट इंडिया जो एक्ट था बच्चों, ईस्ट इंडिया जो आया था ना, यह चार्टर एक्ट के तहत आया था। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट के तहत आया था बच्चों 1600 ईस्वी में। कब दोस्त? 1600 ईस्वी में। इसमें कुल लागत कितना था, मतलब लगा था कितना बच्चों खर्च? तो लागत इसमें था बच्चों, कुल लागत 3133 पाउंड। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? इसके आंसर की ओर चलेंगे बच्चों। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था? तो ये बच्चों 1600 ईस्वी में संयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट होगा बच्चों। इतना नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। बताइएगा बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी?
तो इसका स्थापना हुआ था बच्चों ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हुआ था बच्चों। जिस समय इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुआ था, उस समय अगर भारत का बादशाह पूछ दिया जाता कि भारत का बादशाह कौन था, बादशाह कौन था मेरे दोस्त, तो अकबर था। कौन था मेरे भाई? अकबर। भारत पर अकबर का शासन था। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुआ था। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? हम लोगों ने आंसर देख लिया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश का शासन बच्चों बताइएगा किस राज्य पर था? कर्नाटक, असम, राजस्थान, उड़ीसा। तो मेरे दोस्त ये जो असम राज्य है ना, असम बच्चों, असम पे अहोम वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों कि अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया। बताइएगा बच्चों। जो अगस्त 1907 में बच्चों मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराए थे, तो वो कौन सी विदेशी धरती थी जहाँ पे भारतीय ध्वज को फहराया गया था बच्चों? तो ये था जर्मनी दोस्त। क्या था मेरे दोस्त? जर्मनी। जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया गया था 1907 ईस्वी में। कब मेरे भाई? 1907 में। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संथाल विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, कब हुआ था? और संथाल विद्रोह जो है बच्चों यह कहाँ हुआ था, ये भी हम पूछेंगे। संथाल विद्रोह जो है बच्चों यह झारखंड में हुआ था। झारखंड में हुआ था बच्चों। लेकिन कब हुआ था मेरे भाई? आपसे कब भी पूछा गया, आपका क्वेश्चन है कि कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? अगला प्रश्न है। प्रश्न को बारीकी से समझिएगा सभी बच्चे, जो नहीं आएगा वो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है? बताइएगा दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधान के सदस्य। तो बच्चों जो राष्ट्रपति है ना, यह बच्चों केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन संभालता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बच्चों? द्रौपदी। द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत वाला नहीं बच्चों, मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये बच्चों हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अब बच्चों हम ये पूछेंगे आपसे कि हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है दोस्त? तो 8 है। अगर राज्य की संख्या पूछ दिया जाए कि राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य हैं दोस्तों। तो 28 राज्य और 8 है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो बच्चों केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना, इसमें से बच्चों 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं बच्चों। मुख्यमंत्री बनते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। कौन कौन हो जाएगा बच्चों? तो पहला हो जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों तो पुडुचेरी। पुडुचेरी। अगर तीसरा की बात किया जाए बच्चों तो यह दिल्ली हो जाता है, दिल्ली। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है ना जहाँ पे मुख्यमंत्री निर्वाचित होती है। ठीक है। क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न।
प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति खाली स्थान में निहित होती है। राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है बच्चों, यह किसमें निहित होती है, आप लोग बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, भारत के मुख्यमंत्री, सॉरी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता, बताइएगा। तो ये बच्चों राज्य के जो राज्यपाल है ना, राज्य के बच्चों राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। क्लियर है दोस्त? और ये बच्चों जो कहता है आर्टिकल बच्चों 154 है, उसमें कहता है कि राज्य कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राज्यपाल में होगी। राज्यपाल की अगर वर्णन पूछा जाए बच्चों कि राज्यपाल का वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग बच्चों 6 में है। किस में है दोस्त? भाग 6 में है। ठीक है। अगर भारत के मुख्यमंत्री की बात किया जाए, मुख्यमंत्री का वर्णन बच्चों कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल बच्चों 164 में है। किस में दोस्त? 164 में। महाधिवक्ता बच्चों, राज्य के जो महाधिवक्ता है इसका वर्णन, तो आर्टिकल मेरे दोस्त 165 में इसका वर्णन किया गया है। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है दोस्त? ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए। प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट खाली स्थान को प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा जो आयोग है बच्चों, वो प्रतिवर्ष अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य के सभापति, सांसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, बताइएगा। तो ये बच्चों राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है दोस्त? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। जो संघ लोक सेवा आयोग है बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन कौन से भाग में है? भाग की अगर बात किया जाए तो भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल की अगर चर्चा किया जाए कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 315 से लेकर के बच्चों 323 तक है। 323 तक के आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। राज्यसभा के सभापति बच्चों, आर्टिकल 89 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 89 में इसका वर्णन है बच्चों। लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो आर्टिकल 93 में बच्चों, आर्टिकल 93 में इसका वर्णन किया गया है। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर है? अगर बच्चों ये जो आएगा आपसे प्रश्न में तो क्या आप बनाइएगा? आपसे पूछ दिया जाएगा कि राज्यसभा के सभापति का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 89 में आप लोगों को मारना है। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन तो आर्टिकल 93 में है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन बच्चों कौन से भाग में है, तो भाग 14 में है। ये सब बच्चों आप लोगों को नॉर्मल ज्ञान है, ये सब जानकारियाँ आपको लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्त, अभी तक चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न कहता है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है बच्चों, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1992, 1994, 1993 या 1991? तो ये किया गया था बच्चों 1992 में। कब दोस्त? भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है यह 1992 में किया गया था। ठीक है दोस्त। 1993 ईस्वी में बच्चों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्त, आयोग, मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया था दोस्त? गठन किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है मेरे दोस्त? बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए सभी बच्चे।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। भारत के जो चुनाव आयुक्त है बच्चों, इनका कार्यकाल कितना होता है, सभी बच्चे बताइएगा। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये बच्चों 6 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष बच्चों, 6 ईयर्स होते हैं। ठीक है। चुनाव जो आयोग है बच्चों, चुनाव आयोग, ठीक है, इसका वर्णन कौन से भाग में किया गया है। भाग की अगर चर्चा किया जाए बच्चों तो 15 में किया गया है। अगर आर्टिकल देखा जाए ना, आर्टिकल बच्चों तो 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन किया गया है। क्लियर है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों एवं बहनों। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर घाटी को बाहर हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। कौन सा बच्चों दर्रा है। माना दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बनिहाल दर्रा या जोजिला दर्रा। तो दोस्तों जो बनिहाल दर्रा है ना, बनिहाल दर्रा बच्चों बाहरी हिमालय और दक्षिणी में मैदान के इलाकों को जोड़ता है। ठीक है। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, लॉक कीजिएगा। जो ये माना दर्रा आपको दिख रहा है दोस्त, माना दर्रा है बच्चों, यह तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्त, तिब्बत को किससे जोड़ता है, उत्तराखंड से जोड़ता है। उत्तराखंड से बच्चों जोड़ता है। क्लियर है दोस्त। क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। सभी के बारे में बताएंगे, इतना नोट कीजिएगा बच्चों। मिटाते हैं यहाँ पे देखिएगा। थोड़ी सी बच्चों आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आप कीजिए थोड़ा सा बच्चों लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हटेंगे तो नहीं, फिर आपको उधर लेकर के जाएंगे तो ज़्यादातर बच्चों आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर है दोस्त। अब तो आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, माना दर्रा आपको हमने बताया कि तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। और ये जो बड़ा लाचा दर्रा है दोस्त, कौन, बड़ा लाचा दर्रा, ये किसको जोड़ता है बच्चों, तो ये लाहौल को लाहौर को बच्चों लद्दाख से जोड़ता है। लद्दाख से जोड़ता है लाहौल बच्चों, लाहौल को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। जोजिला दर्रा के बारे में जान लेते हैं बच्चों। जोजिला दर्रा जो है वो लेह को साथियों श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर से बच्चों जोड़ता है। तो क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे, बच्चे बताएंगे तो। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चे बताइएगा। माना दर्रा क्या आप लोगों को बता ही दिया कि तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था बच्चों। बी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। भारत की बच्चों 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बताइएगा। और ये बच्चों आज का इस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा। तो शहरी जनसंख्या जो है बच्चों 31.16% है। ठीक है, कितना है, 31.16%। अगर आपसे बच्चों ग्रामीण जनसंख्या पूछ लिया जाए, ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछा गया है बच्चों कितना प्रतिशत है, तो 68.8% बच्चों। क्लियर है। ये देखिएगा बच्चों, जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, यह स्वतंत्र भारत का दोस्तों
भारत का यह 7वीं जनगणना था। कौन सा जनगणना था बच्चों? 7वीं जनगणना। और भारत का बच्चों यह 15वीं जनगणना था। कितनी जनगणना था बच्चों? 15वीं जनगणना था। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य बच्चों, तो यूपी हो जाता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। और सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछा जाए ना, तो सिक्किम हो जाता है मेरे दोस्त, सिक्किम हो जाता है। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का बच्चों। अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो इतना नोट कीजिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार बच्चों जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व अगर बच्चों सबसे कम पूछ दिया जाए, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। ऐसे तो आंध्र प्रदेश सभी बच्चे पढ़ लेंगे ना, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों वो हमारा बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है बच्चों? बिहार का है। अगर साक्षरता दर पूछ दिया जाता 2011 के जनगणना के अनुसार, तो सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का। और सबसे अधिक अगर साक्षरता दर पूछ दिया जाए बच्चों, तो ये हो जाता है केरला का। किसका है दोस्त? केरला का है। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त? क्लियर है? साक्षरता दर हमने जान लिया, जनसंख्या घनत्व जान लिया बच्चों, जनसंख्या जान लिया। अब बच गया है बच्चों लिंगानुपात। तो नोट कीजिएगा, अब जानेंगे दोस्तों लिंगानुपात है, लिंगानुपात। ये बच्चों 2011 के जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात सबसे कम देखा जाए और सबसे अधिक देखा जाए बच्चों, तो आप लोग क्या बताइएगा? सबसे अधिक था बच्चों केरल का, केरल का सबसे अधिक। और सबसे कम है बच्चों हरियाणा का, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। तो दोस्तों यहाँ तक ही आज रखेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले क्लास में, अगले प्रश्नों से लेकर के जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज यहीं तक रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा हो, सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अब कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। ठीक है? चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्त घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।